गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके लाइव क्लासेस नहीं डाल पा रहा हूं। तो आज मैं आपके क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस जो इंग्लिश कोर का है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं, कोर यानी अंग्रेजी अनिवार्य जो है, उसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा। उसका पूरा वीडियो डाल रहा हूं, आप इसको देख लेना। अनिवार्य का है, अंग्रेजी अनिवार्य, ठीक है। इसका जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। और जहाँ तक पेपर के हिसाब से देखें तो ये 3 घंटे 15 मिनट बेहद कम होता है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से मेहनत की है, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी समय अनुकूल होता है। और ये 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। आपके 20 मार्क्स रहेंगे सत्रांक सेशनल, यानी टोटल मार्कशीट जो प्रिंट होगी वो आउट ऑफ 100 होगी, ठीक है। यहाँ तक मामला समझ में आ जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ये मैंने बोर्ड पर कुछ 9 क्वेश्चंस लिखे हैं, और उससे भी ज़रूरी जानकारी कि अगर ये आपको समझ में आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। भले ही उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, हो सकता है कि उन्होंने ना देखा हो, तो आप इसको शेयर कर दो ताकि वो भी इसको समझ पाए, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन ए आता है। हमारा जो पेपर होगा वो 4 पार्ट में होगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। डी तो नहीं होता है, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। तो सेक्शन ए को कहेंगे रीडिंग। क्या कहेंगे? रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पठन। पठन यानी पढ़ना। आपको इसमें क्या करना है कि पैसेज देगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें मैंने आगे वर्णन भी लिखा है कि 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस इन अबाउट 400 to 700 वर्ड्स। यानी कि ये जो सेक्शन ए है वो 15 नंबर का आएगा, बराबर। और इसके अंदर पठन का मतलब होता है कि आपको पैसेज देगा, उस पैसेज को पढ़ पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की बात करें, 2 पैसेज है। टू कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अवबोध। अवबोध यानी समझ कर। इससे ये चेक कर रहा है कि ये बच्चा 12वीं के लायक है कि नहीं, इसको अंग्रेजी समझ में आती है कि नहीं, बराबर। तो ये जब आप पढ़ोगे और आंसर निकालोगे तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिक पता चलता है कि हाँ यार, इस बच्चे को ही और शी हैज़ ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बराबर। तो 2 पैसेज होंगे। मैं पहले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। इसमें अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, अ यानी एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा, और दोनों के दोनों होंगे तो बेटा अनसीन होंगे, सीन नहीं होगा। अनसीन पैसेज, अनसीन का मतलब होता है अपठित गद्यांश, बराबर। तो पहला जो आएगा गद्यांश वो आएगा अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज जो आएगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 प्रश्न। और वो कैसे होंगे? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि उत्तर लिखने हैं आपको 6 प्रश्नों के, 6 तो ये, और 3 क्वेश्चंस होंगे वो वोकैब के होंगे। वोकैब का मतलब होता है सिमिलर वर्ड निकालना, है ना। आपके तो जेंडर नहीं आएगा, सिमिलर वर्ड निकालना है या वन वर्ड निकालना है या अपोजिट, आपके अपोजिट का भी पूछता है। यानी इसमें सिमिलर वर्ड या अपोजिट, यानी 3 प्रश्न ये आएंगे। फाइंड आउट वर्ड, है ना। तो ये 3 प्रश्न हुए, यानी 6 को 1 से गुणा करें तो 6 मार्क्स होते हैं, और 3 को 1 से गुणा करें तो 3 मार्क्स। यानी कि जो पहला पैसेज है वो आपके टोटल 9 मार्क्स का आएगा, 9 नंबर का पहला पैसेज। यहाँ तक मामला आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। पहला प्रश्न 9 नंबर का है, उसमें भी 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और 3 का फाइंड आउट वर्ड आएगा, बराबर। लेकिन वो होगा उसी में से लिखना होगा, आपको अलग से नहीं लिखना है, उस पैसेज में होता है। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो भी अकॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये भी अनसीन पैसेज रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा। लेकिन इसमें कैसे? देखो 4 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी वेरी शॉर्ट आंसर, यानी 4 प्रश्नों के तो आपको उत्तर लिखने हैं, और 2 क्वेश्चंस यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे वो वोकैब के रहेंगे। इसमें भी यही सिमिलर वर्ड या फिर अपोजिट,
एक अपोजिट का और एक सिमिलर का। तो इस प्रकार से ये भी दो प्रश्न एक एक नंबर के, यानी कि 4 नंबर ये और 6 नंबर ये थे। 2 नंबर ये, तो टोटल हुए 6 मार्क्स। अब आप मिलान कर दीजिए। जो सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का था और 9 और 6 हुए ना 15, यानी सेक्शन ए में 2 अपठित गद्यांश आएंगे। अपठित का मतलब होता है ऐसे गद्यांश जिनको आपने नहीं पढ़ा है, और उसमें से पहले में 6 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर लिखने हैं और 3 वोकैब के प्रश्न आएंगे, हो गए ना। दूसरे में 4 के उत्तर लिखने हैं और 2 वोकैब के आएंगे। वोकैब मतलब वोकैबुलरी। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी को कहते हैं राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। राइटिंग का मतलब होता है लेखन, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा जो आपने तैयारी की है, पढ़ के गए हो। तो उसमें भी जो बोर्ड में तीसरा प्रश्न आएगा ना, वो 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से कोई एक। यहाँ मैं लिख देता हूँ, 2 में से कोई एक, है ना। तो 2 में से कोई एक कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। रचना का मतलब आपको कुछ रचना मतलब बनाना है, लिखना है। इन अबाउट कितने शब्दों में? 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आपको रचना लिखनी है। रचना का तात्पर्य होता है कि एक तरीके से मानो कि आपको जैसे पैराग्राफ लिखते थे ना, पहले पैसेज लिखते थे, वैसे, है ना। इट इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या शामिल है ध्यान रखना। 4 टॉपिक है। नोटिस है जो मैंने पढ़ाया, एडवर्टाइजमेंट जो अभी बाकी है, आर्ग्यूमेंट्स जो अभी बाकी है, और रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन, यानी पहला और चौथा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये 4 नंबर का रहेगा। कितने मार्क्स का? 4 नंबर का, क्योंकि सेक्शन बी है वो भी 15 नंबर का, यानी 15 15 30 नंबर। 15 और 15 30 नंबर तो आपके इधर ही पड़े, है ना। दोबारा से सुनिए कि कोई इन 4 टॉपिक में से कौन कौन से 4 टॉपिक? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट्स और इन्विटेशन। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट्स और इन्विटेशन, इन 4 में से परीक्षा में कोई 2 आएंगे। कौन से आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, और 2 में से आपको कोई एक करना है। अब मैंने नोटिस का तो वहाँ पूरा वीडियो डाल दिए सारे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, है ना, इसका भी वीडियो बना के डालेंगे। और फिर आता है आर्ग्यूमेंट्स, फॉर और अगेंस्ट। फॉर का मतलब होता है पक्ष में और अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है सर? आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है तर्क वितर्क, यानी जिसको अपन वाद विवाद कहते हैं। कई स्कूल्स में होती है, कॉम्पिटिशन होता है आर्ग्यूमेंट्स कॉम्पिटिशन, जिसमें बच्चे पक्ष में भी बोलते हैं विपक्ष में भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉवरी सिस्टम। डॉवरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सर होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि इससे लड़की को परेशान नहीं करेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ही लड़कियों को मारा जाता है ना। तो ये जो पक्ष में बोलेंगे उसको कहेंगे फॉर, और जो विपक्ष में इसके खिलाफ बोलेंगे उसको कहेंगे अगेंस्ट। तो इसमें ज़्यादा लिखने का रहता है। और फिर आता है रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन। ये तो मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि इन्विटेशन के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, और वो भी 2 प्रकार के इन्विटेशन। कुल मिलाकर इसमें 4 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक पूछेगा, 2 में से आपको कोई एक करना है जो सरल लगे। कितने नंबर के लिए? 4 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में अ रिपोर्ट लिखनी है। एक रिपोर्ट, बीती हुई घटना का वर्णन। ये भी अभी नहीं पढ़ा है। आउट ऑफ 2। आउट ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से कोई एक, यानी अथवा में 2 रिपोर्ट आएगी, उसमें से कोई एक लिखनी है। आगे लिखा है बेस्ड ऑन क्लूज। बेस्ड ऑन क्लूज का मतलब होता है उसमें कुछ आपको हिंट्स देगा, है ना। तो उस हिंट्स के आधार पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। कितने नंबर की? ये जब 4 का है तो ये बढ़ गया 1 नंबर का, तो ये हो गया 5 मार्क्स का। यानी आपके रिपोर्ट जो आता है वो रिपोर्ट 5 मार्क्स का आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना, उसमें लेटर राइटिंग आता है, पत्र लेखन, जिसका मैंने अच्छे से वीडियो बनाया था। 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 का मैंने बार बार बोला है कि ये तीनों में अथवा में है। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5, तीनों 3 प्रश्न अथवा में है, यानी 2 में से कोई एक करना है। और इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से लेटर है आपके 12th में? एक तो ऑफिशियल है जिसको मैंने ढंग से पढ़ा दिया है,
बिजनेस बाकी है और लेटर फॉर जॉब बाकी है, तो ये दोनों भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे, इसके भी वीडियो तैयार करके डाल देंगे। ठीक है, तो इन 3 लेटर में से ही पूछेगा कोई 2 लेटर, है ना। तो यहाँ पर आप लेखन कार्य कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर। ग्रामर को कहते हैं भैया व्याकरण। और व्याकरण, अच्छा ये लेटर कितने नंबर का है, जब ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये तो सीधा आंसर 6 का होगा, तभी जाकर 15 पूरे होंगे, क्योंकि राइटिंग सेक्शन 15 नंबर का है ना। आप ऐड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और व्याकरण कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की। कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की। और टॉपिक कितने हैं, 6, 7, 8, 9, 4 टॉपिक, 8 नंबर। अगर हम भाग दें तो हमारे पास जो क्लोज आता है वो 2 मार्क्स का आता है। ये क्लोज नाम का एक टॉपिक है। अगर हमारे पास सिंथेसिस आएगा तो 2 नंबर का। हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब है, कौन कौन सी ये वो मैंने लिखा है यहाँ, 7 ही फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न। ये 7 फ्रेजल वर्ब है, आपको इन 7 फ्रेजल वर्ब पर ही फोकस करना है, बराबर। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कंजक्शन का, ये भी 2 नंबर का। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये ग्रामर सेक्शन प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है ना। राइटिंग सेक्शन में तीसरा प्रश्न 4 नंबर का, चौथा प्रश्न 5 नंबर का, छठा प्रश्न 6 नंबर का। तीसरे में 4 टॉपिक में से कोई 2 आएंगे, 1 करना है। चौथे में 2 रिपोर्ट आएगी, कोई 1 लिखनी है। 5वें में 2 लेटर आएंगे, कोई 1 लिखना है। इसमें कोई अथवा वथवा नहीं है, 2 ही आएंगे, दोनों ही करने, है ना। 1-1 नंबर के होंगे, इसमें सब 1-1 नंबर के होंगे। तो दोबारा से इसको शांति से सुन लो कि रीडिंग सेक्शन ए जो है, रीडिंग है 15 नंबर का है। 15 नंबर में 2 अनसीन पैसेज आएंगे और दोनों के पढ़ के हमें उत्तर देने हैं। पहले में 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 3 का वोकैब। दूसरे पैसेज में 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, 2 का वोकैब, है ना। फिर राइटिंग सेक्शन में हमें लिखना पड़ेगा लेखन कार्य, जिसमें तीसरे में 4 टॉपिक में से कोई 2 आएंगे, हमें पढ़ने 4 और किसी एक का उत्तर देना है। रिपोर्ट 2 में से कोई 1 आएगी, जो सरल लगे उसको लिखना है। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है सबके वीडियो बारी बारी से डालेंगे। आज हम चर्चा कर लेते हैं इस सिलेबस पे। और लेटर 3 प्रकार के लेटर है, उसमें से कोई 2 आएंगे, 1 करना है। इसमें सेक्शन सी में कोई अथवा नहीं है, सारे के सारे प्रश्न कंपलसरी है, अनिवार्य है। मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं कि क्लोज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और कंजक्शन। इसमें से भी मैंने कंजक्शन आपको परीक्षा से पहले पढ़ा दिया था, अच्छे से पढ़ाया था। बचे 3 टॉपिक, इनके भी सबके बारी बारी से वीडियो डालकर एग्जाम से पहले निपटा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 9 तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया प्रश्न संख्या 9 तक मैंने बात की थी, आपको समझाया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आज अब फिर हम आगे बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी को कहते हैं टेक्स्ट बुक। ध्यान से सुनना, हमारे पास 2 बुक है, एक है फ्लेमिंगो, और एक है विस्टास। ठीक है, फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है, इसमें 2 पार्ट है, एक है प्रोज, आप यहां से समझिए पहले, उसको बाद में देख लेना, और एक है पोइट्री। अब प्रोज के अंदर पद गद्य आते हैं। गद्य का मतलब होता है पाठ, और पोइट्री में आते हैं पद्य। पद्य का मतलब होता है कविता। हमारे कोर्स में वैसे तो 6 बुक प्रिंट हुई है, 6 हैं, लेकिन उसमें आई थिंक 5 ही पोयम रखी है। वो जैसा भी मामला है हम देख लेंगे। तो प्रोज शब्द जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर गद्य यानी पाठों की बात होती है, और जहाँ जहाँ पोइट्री शब्द आएगा वहाँ कविता की बात होती है। ये जो विस्टार बुक है, इस बुक को सप्लीमेंट्री बुक कहा, जिसको हिंदी में कहते हैं पूरक पुस्तक, क्योंकि सारे पार्ट इसमें नहीं डाल सकते, इसलिए इसने बुक के 2 अलग अलग पार्ट कर दिए। पहले प्रश्न संख्या 10, 11, 12 ये प्रोज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10, 11 और 12, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पाठों की बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 10 आएगा ना, उसको समझो। वन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है गद्यांश। एक्सट्रैक्ट को क्या कहेंगे? गद्यांश। ठीक है, इसका होता है एक्सट्रैक्ट गद्यांश और इसका होता है स्टैंजा पद्यांश। बराबर। तो वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, देखो आया ना शब्द, यानी कि उन पाठ में से कोई एक गद्यांश देगा। कितने का? ये लगभग 200 शब्दों का होगा। प्रोज लेसन्स यानी पाठों में से कौन से पाठ का देगा। अच्छा, एक चीज और सीखने की चीज है कि हमारे जो ये भाषा विषय होते हैं, भाषा विषय कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके अंदर कभी पाठों का विभाजन नहीं होता है, ये याद रखना। इसके अंदर पाठों का विभाजन नहीं होता। जैसे विज्ञान में फिक्स है कि पहला पाठ इतने नंबर 4 नंबर का आएगा, गणित में प्रश्नावली फिक्स है ना, जैसे सामाजिक में फिक्स है। इस तरीके से इन भाषा विषयों में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक को अलग अलग प्रकार से बांटा गया, फिक्स नहीं किया कि पहला पाठ इतने नंबर का। क्यों? क्योंकि वो भाषा है ना, इसलिए ऐसा नहीं होता उसमें। तो वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज लेसन विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन का मतलब होता है एक गद्यांश देगा और उसके नीचे प्रश्न होंगे जिनके अल्टरनेटिव आंसर होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। अल्टरनेटिव का मतलब अब सद में से इस गद्यांश को पढ़ कर सेलेक्ट करना है। एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे, यानी कि ये 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। ठीक है, दोनों बुक्स मिलाकर 42 मार्क्स कवर करती है, ये ध्यान रखना। कौन कौन सी? फ्लेमिंगो और डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ तक ये मामला समझ में आया कि गद्यांश तो आएगा। देखो 10th में क्या था, 10th में हमारे गद्यांश आता था प्रश्नों के उत्तर लिखने के होते। इस बार चेंज कर दिया इन्होंने, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, वो भी एक एक नंबर का आएगा, 6 प्रश्न होंगे और वो भी सिर्फ और सिर्फ पाठ के होंगे। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसमें क्या आएगा? 1 आउट ऑफ 2। ये जहां पर भी 1 आउट ऑफ 2 आता है, इसका मतलब होता है 2 में से कोई एक। क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स है मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, LAT है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। कितने नंबर का? एक ही करना है, 4 नंबर का। 6 और 4 10 हो गए, हुए ना। फिर ये अथवा में है 11वें में, लेकिन 12वें में कोई अथवा नहीं है। आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, SAT है। SAT का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट। वेरी शॉर्ट होता है वो 10 या 15 शब्दों का होता है, और जो शॉर्ट होता है ना वो 20 से 30 शब्दों का होता है, यानी डबल हो जाते हैं वर्ड्स। तो ये कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स, यानी 2 प्रश्न 2 नंबर के। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे 2 अलग अलग प्रश्न होंगे, दोनों के उत्तर देने आपको 12वें क्वेश्चन में। बराबर। तो कितने मार्क्स हुए? 14 मार्क्स। यानी कि जो हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है वो 14 मार्क्स कवर करती है। 42 में से 14 नंबर की फ्लेमिंगो बुक है, पहली वाली, जिसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। अब ये शुरू हुआ पोइट्री। ये क्या शुरू हुआ? पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है गद्यांश यानी कविताएं। और ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 रहेगा। ठीक है, अब 13, 14, 15 क्वेश्चन में ये कितने नंबर हुए? ये 6, 4, 10 ने 4, 14, यानी कि फ्लेमिंगो बुक में प्रोज है वो भी 14 नंबर का है और पोइट्री है वो भी 14 नंबर का। 14 दूनी 28। ठीक है, कि देखिए कैसे इस 13वें प्रश्न में क्या करना है? रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं संदर्भ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। आप हिंदी में लिखते होंगे कि प्रस्तुत पद्य या गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, इसके लेखक ये है। हाँ, उसको कहते हैं संदर्भ, कहाँ से लिया गया। प्रसंग, प्रसंग का मतलब मुख्य बात क्या है, इसमें क्या कहना चाहता है लेखक या कवि। और व्याख्या, फिर आप उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो रेफरेंस को तो कहेंगे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को कहेंगे प्रसंग और एक्सप्लेनेशन को कहेंगे व्याख्या। और वो भी कैसे? 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 गद्यांश होंगे, 2 में से किसी एक की करनी है। तो कितने नंबर का? 6 नंबर का, एक ही करना है, इसलिए 6 मार्क्स ये हो गए। याद रखना प्रोज है वो 14 मार्क्स का है।
पोइट्री है वो भी 14 मार्क्स की है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? 10वें और 13वें में क्या अंतर है? 10वें में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं पाठ के, और 13वें क्वेश्चन में कोई पोएम का स्टेंज आएगा और उसका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है। 6 नंबर का प्रश्न भी अंक भारे वो सेम है, मार्क्स सेम है। फिर 11वां प्रश्न है, इसमें 80 वर्ड्स में, इसमें 60 वर्ड्स में। देखो 1 आउट ऑफ 2, इसमें भी 1 आउट ऑफ 2 है, यानी इसमें भी 2 में से कोई एक करना है। बस अंतर इतना है, इसमें 60 शब्दों में, इसमें 80 शब्दों में। देख लो, चेक कर लो। लेकिन ये आपको 4 नंबर दिलाएगा। अब कौन सी पोएम का आएगा मुझे भी पता नहीं है, 2 में से कोई एक आएगा। फिर प्रश्न संख्या जो 15 है ना, वो भी इसी की तरह है। 2 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। ये देखो लिखा हुआ है, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी कि ये LAT है, लॉन्ग आंसर टाइप है, और ये SAT है, शॉर्ट आंसर टाइप। ये भी 4 नंबर का रहेगा, बराबर। यानी इन बुक के प्रोज और पोइट्री के क्वेश्चन का जो अंक भार है ना, वो सेम है सभी में। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर एक निबंधात्मक है तो यहाँ पे भी एक निबंधात्मक है। यहाँ अथवा में एक भी नहीं है 12वें में, तो 15वें में भी अथवा में नहीं है ना। फिर आता है हमारे पास विस्तार से, ये जो दूसरी बुक है ना उसके पास विस्तार, और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 18 रहेंगे। 18 प्रश्न आते हैं आपके, है ना। कहीं कहीं इसको 16 भी लिख दिया, 17 भी लिख दिया, लेकिन टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अब 16, 17, 18 तो कितने नंबर के हुए? ये भी 14 नंबर के हुए, 14 मार्क्स। यानी जो ये आपकी बुक है ना, ये विस्तार, ये भी 14 नंबर की है ना। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 42, 14 14 दूनी 28, 14 3 42, देखो 42 मार्क्स हो गए हुए। तो इसमें भी ऐसा का ऐसा ही है। कैसे है? ध्यान से सुनने और समझने की चीज़ है कि ये इसमें थोड़ा अंतर पड़ गया। ये पूरी बुक में से क्या पूछेगा, इसे तो हमें बुक पूरी दे रखी है, हमको पढ़नी है ना। मैं आपको हर एक चैप्टर के सारांश और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आप उन पर फोकस करिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि किस साल का अनुभव कहता है कि उसी में से लगभग प्रश्न निकलता है। यकीन नहीं होता आप हाफ ईयरली का पेपर उठा के देख लो, तो 16वां क्वेश्चन ये कहता है कि 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से एक, कितने वर्ड्स में? 60 वर्ड्स में, यानी ये LAT लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर का है ना। कौन से पार्ट का आएगा मुझे भी पता नहीं है। और फिर आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये इसी की तरह, जैसा कि प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 17, यानी क्वेश्चन नंबर 12, 15 और 17 सेम टू सेम है, इसमें कोई अथवा नहीं है, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का है, यानी 2-2 नंबर का। याद रखना, 12वें में भी 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 15वें में भी 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, और 17वें में भी 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, यानी 4, 4, 8, 4, 12 नंबर इन दोनों प्रश्नों के है। फिर है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये सबसे अंतिम प्रश्न आता है। इसमें टोटल 6 अबसद होंगे किसी भी पाठ के, ऐसे 6 अबसद होंगे, तो उन अबसद को आपको करेक्ट, अगर आपने बुक ढंग से पढ़ी है तो उन बुक को पढ़ के उनके प्रश्नों के सही आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे आपको। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने सिलेबस के बारे में बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ सब्सक्राइब किया उनको भी भेजो, क्यों? क्योंकि वो उसको देखेंगे तो पता चलेगा यार हमारे पेपर ऐसे आता है। ये बुक का विभाजन है ना। 42 मार्क्स कवर करती है बुक, बहुत मायने रखती है। याद रखना, सेक्शन ए कितने नंबर का? सेक्शन ए 15 नंबर का, ये सेक्शन बी सेक्शन कितने नंबर का? ये भी 15 नंबर का, 5, 6, 4, 5, 6 है ना। सेक्शन सी कितने नंबर का? 8 नंबर का, और सेक्शन डी कितने नंबर का? 42 मार्क्स का। आप काउंट कर लीजिए, ये 80 मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों का विभाजन है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें, सिर्फ देख के पतली गली से मत निकलो, और सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।